बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी पढ़ाई में और मुझे आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। प्रिकॉशन लेना है हमें और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना है। तो लगातार वीडियो देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, दिए गए जितने क्वेश्चन आंसर है उनको लिखिए, वीडियो बार बार देखिए। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप स्कूल भी नहीं आ रहे हैं और आप किसी कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं और आपको अभी कोचिंग जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप वीडियोस जो आपको भेजे जा रहे हैं आप देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, जहाँ पर डाउट्स है मुझसे पूछिए, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पिछले जो वीडियो भेजे उसमें पार्ट 2 एंड 3 में सेकेंड का जो लास्ट पार्ट था 3 में थोड़ा सा रिपीट हुआ है, रिवाइज हुआ है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। हमने कॉमन जो जितने कैरेक्टर थे पूरे जगत कवक के वो पढ़ लिए हैं और कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद कॉमन कैरेक्टर्स मीन्स वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनका वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कॉमन हमने पूरे किंगडम फंजाई का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फंजाई का क्लासिफिकेशन, किस आधार पर फंजाई को डिवाइड किया गया और उसके बाद में एक एक क्लास को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो फंजाई क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये सब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब वैज्ञानिकों ने इसका क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया? तो सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा पूरे किंगडम फंजाई को, लैंगिक जनन ज्ञात और लैंगिक जनन अज्ञात। एक में ऐसे कवक को रखा जिनमें लैंगिक जनन ज्ञात है और एक में ऐसे कवक को रखा जिसमें लैंगिक जनन अज्ञात है। ठीक, अब उसके बाद जब अगला क्लासिफिकेशन करना पड़ा उनको ज्ञात और अज्ञात में, तो जो अज्ञात थे उन्हें अपूर्ण कवक कहा गया, ड्यूटेरोमाइसीटीज को उसमें रखा गया, और जो ज्ञात थे उनको फिर आगे और फर्दर डिवाइडेशन करना पड़ा। किस आधार पर? कि उनका कवक जाल पटयुक्त है या पटहीन है। इस आधार पर अपन पढ़ चुके हैं, पटयुक्त और पटहीन में क्या डिफरेंस होता है अपन पढ़ चुके हैं। तो कवक जाल पटयुक्त है या पटहीन है, इस आधार पर फिर दो भागों में डिवाइड किया गया। फिर जो कवक जाल पटहीन था फिर उसको आगे दो भागों में बांटा गया। उसमें ये था कि इसमें जो जनन होता है उसमें ऊ स्पोर बनते हैं या नहीं बनते हैं, उस आधार पर बांटा गया। जो कवक जाल पटयुक्त था उसको भी दो भागों में बांटा गया कि उसमें जब बीजाणु बनते हैं तो उसमें एस्कस शेप, कप शेप, प्याला शेप, ऐसा बंद आकृति बनती है या गदा के आकार की आकृति बनती है। मीन्स अलग अलग लक्षणों के आधार पर उसको डिवाइड किया गया। तो अपन आज अभी पढ़ेंगे पहले क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई का। चलिए देखते हैं आगे। ये है हमारा जगत कवक। क्लासिफिकेशन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसको चार्ट बनाकर ही पढ़ें। चार्ट बनाकर पढ़ने से हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। आपकी कॉपी में यदि आप खड़ी कॉपी में रजिस्टर में नहीं बना पा रहे हैं तो आड़ा बनाए, उसको आड़े में बनाए और उसके साथ क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके मेन कैरेक्टर लिखें कि किस आधार पर उनको आगे भागों में बांटा गया है, तो आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जगत कवक को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किस आधार पर बांटा गया? लैंगिक जनन के आधार पर। लैंगिक जनन ज्ञात और लैंगिक जनन अज्ञात। ठीक, इस आधार पर दो भागों में जब बांटा तो इनको नाम दिया गया, जो कवक जगत था जिसमें लैंगिक जनन ज्ञात था
उसे नाम दिया गया ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा। और जो लैंगिक जनन अज्ञात था इसको नाम दिया गया यूमाइकोटा। क्या नाम दिया गया इसको? यूमाइकोटा। अब ये जो लैंगिक जनन अज्ञात था इसमें जो अज्ञात था इसमें केवल ड्यूटेरोमाइसिटीज को रखा गया। इसमें केवल रखा गया, इसका एक पार्ट है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको भी अपन पढ़ेंगे, पूरा फर्दर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसे अपूर्ण कवक कहा गया। यानी इसमें कुछ लक्षण कवक के थे, कुछ लक्षण कवक के नहीं थे। तो लैंगिक जनन अज्ञात में यूमाइकोटा में केवल एक पार्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपूर्ण कवक उसे कहा गया। अब हम पढ़ते हैं इसमें लैंगिक जनन जो ज्ञात है इसको कितने भागों में बांटा गया और किस आधार पर बांटा गया। तो इसको बांटा गया कि इसका कवक जाल कैसा है, कवक जाल पट युक्त है या कवक जाल पटहीन है। तो यदि कवक जाल पटहीन हो, आपके दिमाग में आ रहा है ना, पटहीन मतलब पूरा तंतु एकदम फ्लोलेस हो, इस तरह का हो, इस तंतु में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई पट ना हो। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और दूसरा जो लक्षण था वो क्या था? कवक जाल पटयुक्त। कवक जाल पटयुक्त, कवक जाल पटहीन। अब जो कवक जाल पटहीन था, इस कवक जाल पटहीन को भी फिर दो भागों में बांटा गया। इसको भी दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। और इसमें जो पहला पार्ट था वो नाम था फाइकोमाइसिटीज, इसे ऊमाइसिटीज भी कहा जाता है। और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर जा लिखा मिलेगा, कहीं पर ये इसको हमको सा भी लिखा हुआ मिलता है। अब फाइकोमाइसिटीज को कहा गया जलीय कवक, यानी ये केवल नम स्थानों में ही मिलते हैं, ये सूखे स्थानों में नहीं प्राप्त होते। फाइकोमाइसिटीज जलीय कवक है और ये सूखे स्थानों में नहीं, नम स्थानों में ही मिलते हैं। और दूसरा जो था ये जाइगोमाइसिटीज, इसका जो मेन लक्षण दिया गया कि इनमें लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? संयुग्मन द्वारा होता है। इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। किसको? कवक जाल पटयुक्त पटहीन को कौन कौन से भागों में? फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ठीक। अब इसके बाद जो जाइगोमाइसिटीज है संयुग्मन कवक है। अब अपन आते हैं किस पर? कवक जाल पटयुक्त पर। तो कवक जाल जो पटयुक्त है इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसको भी दो भागों में बांटा गया। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये दो भागों में किस आधार पर बांटा गया कि इसमें जब बीजाणु बनते हैं तो जो इसकी बीजाणुधानी होती है वो बीजाणुधानी किस शेप की होती है? बीजाणुधानी को बंद होती है पूरी, और बीजाणुधानी का जो नाम है उसे दिया गया है एस्कस। इसमें बीजाणु पूरी तरह से बंद होते हैं। और बेसिडियो जो माइसिटीज है इसमें जो बीजाणुधानी बनती है वो बीजाणुधानी गदा के आकार की होती है। बीजाणुधानी गदाकार होती है। उस आधार पर इसको इतने भागों में बांट दिया। तो ये हमारा है जगत कवक का वर्गीकरण।
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जगत कवक को दो भागों में बांटा गया, लैंगिक जनन अज्ञात, लैंगिक जनन ज्ञात, लैंगिक जनन के आधार पर। तो लैंगिक जनन ज्ञात में जो थे कवक उनको रखा गया किसमें, ऊमाइकोटा में, और जो लैंगिक जनन अज्ञात थे उन्हें रखा गया यूमाइकोटा में। लैंगिक जनन अज्ञात को अपूर्ण कवक कहा गया, इसको नाम दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या नाम दिया गया इसको, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अपूर्ण कवक का मतलब है कि इसमें कवक के पूरे लक्षण नहीं पाए जाते। अब जो लैंगिक जनन ज्ञात था इसको पुनः दो भागों में बांटा गया, कवक जाल पटहीन, कवक जाल पटहीन और कवक जाल पटयुक्त। ये पटहीन है और पटयुक्त कैसा होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, पट। ये पट छिद्रित भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। कवक जाल जो पटहीन था, जितने भी कवक जिनको बिना पट वाले थे उनको जिसमें रखा गया जिस वर्ग में, उसको फिर आगे फिर दो भागों में बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में उन कवकों को रखा गया जो नम स्थानों पर उगते हैं, जली कवक है। और जाइगोमाइसिटीज में किसको रखा गया, ऐसे कवक जो संयुग्मन द्वारा जनन करते हैं। क्या है ये संयुग्मन, अपन पढ़ेंगे अभी। अब उसके बाद कवक जाल पटयुक्त, इसमें किस आधार पर इसको बांटा गया, इसका जो बीजाणुधानी का आकार है उस आधार पर बांटा गया। तो ऐसे कवक जिनकी बीजाणुधानी एस्कस शेप में थी, एस्कस का मीन्स होता है एक बंद रचना, चाहे वो प्याले के आकार की हो, मटके के आकार की हो, गिलास के आकार की हो, कप के आकार की हो, एक बंद रचना, उसमें यदि बीजाणु बन रहे हैं और वो परिपक्व होने के बाद उसके फटने से बाहर निकलते हैं तो उस रचना को कहा जाता है एस्कस। और ऐसे कवक जिनमें एस्कस पाया जाता है उन्हें सबको किसमें रख दिया गया, एस्कोमाइसिटीज में। दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में किसको रखा गया, जिसकी बीजाणुधानी गदा आकार की है। गदा आप सब जानते हैं, गदा का मीन्स नीचे पतला और ऊपर जाकर ऐसा फैला हुआ। तो यदि किसी भी कवक में जो बीजाणुधानी है इस शेप की है तो उसको किसमें रख दिया गया, बेसिडियोमाइसिटीज में। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब हम इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक जो इसका वर्ग है इसको उठाते जाएंगे और उसको हम पढ़ते जाएंगे कि इनके क्या लक्षण है और इनमें ये कौन कौन से लोग उत्पन्न करते हैं, इनका क्या किस प्रकार का है, पूरा ये अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज कैसे कवक है जिनमें लैंगिक जनन क्या है, ज्ञात है, और वो पटहीन कवक है, जली कवक है। मतलब अपन क्या लक्षण लिखेंगे, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन, देखिए वर्गीकरण से ही लक्षण निकाल आते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर दूसरा, ये कवक सूत्र पटहीन होते हैं। वर्गीकरण से ही ये लक्षण निकाले हैं, पटहीन होते हैं। और तीसरा किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया था, जली कवक। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये मेन लक्षण तो हमको क्लासिफिकेशन से ही मिल गए। और अब आगे के लक्षण मैं बताती हूँ आपको कि इसमें जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज काइटिन भी पाया जाता है। सेल्यूलोज व काइटिन पाया जाता है। फिर अगला लक्षण इसका है कि ये जो इनमें पोषण है वो कैसे होता है। इनकी जो कोशिका है, देखिए ये पटहीन है, मतलब एक ही तंतु में बहुत सारे केंद्रक होंगे, बहुत सारे
केंद्रक एक ही कोशिका में होने के कारण इसे संकोशिकी कवक भी कहा जाता है। बहुत सारे केंद्रक होने के कारण इसे संकोशिकी कवक भी कहा जाता है। कॉन्सेंट्रिक या सिनोटेट भी बोलते हैं इसको, कहा जाता है। आप इसका जो अगला लक्षण है कि इसमें जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कोनिडियम कोनिडियम क्या होते हैं अपन पढ़ चुके हैं, कोनिडियम या चल बीजाणु द्वारा होता है, चल बीजाणु द्वारा होता है। फिर अगला लक्षण इसका समझ में आ रहा है आपको? अलैंगिक जनन कोनिडियम या चल, कोनिडियम अपन ने पढ़ा था कि कवक सूत्र में जो प्रत्येक हिस्सा है थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, अंदर बीजाणु बनते हैं, तो कोनिडियम या चल बीजाणु द्वारा होता है। और इसमें जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन युग्मक धानी संपर्क, युग्मक धानी संपर्क या चल युग्मक द्वारा होता है। चल युग्मक समझ में आ रहा है आपको, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका एक लक्षण क्या है, एक लक्षण क्या है कि ये नम स्थानों में पाए जाते हैं। और ये जो चल युग्मक और चल बीजाणु है ना, ये कहाँ पर तैर सकते हैं, जहां पर नमी हो, जहां पर थोड़ी मात्रा में मॉइस्ट हो, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। नम स्थानों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, चल बीजाणु या चल युग्मक पाए जाते हैं। तो ये भी लक्षण हम कनेक्ट करके इसको याद हम कर सकते हैं। फिर आठवां इसका लक्षण है जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के पश्चात, लैंगिक जनन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, युग्मनज से एक रचना बनती है जिसे कहा जाता है ऊ-स्पोर बनते हैं। अतः इस फाइकोमाइसिटीज को ऊ-माइसिटीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, ऊ-स्पोर बनते हैं, ऊ-माइसिटीज भी कहा जाता है। ठीक, देखिए लक्षण फाइकोमाइसिटीज के लक्षण। पहला, लैंगिक जनन पाया जाता है, कहाँ से निकाला अपन ने, क्लासिफिकेशन से। कवक सूत्र पट्टी होते हैं, कहाँ से निकाला अपन ने, क्लासिफिकेशन से। फिर तीसरा, नम स्थान, जली कवक है मतलब नम स्थानों में पाए जाते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन से लक्षण निकल आया। कोशिका भित्ति, सभी की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तो होता ही है, सेल्यूलोज और काइटिन पाया जाता है। और ये पटहीन है चूंकि, तो एक ही सूत्र में काफी केंद्रक होते हैं, बहुत केंद्रक होते हैं, इस कारण इसे संकोशिकी कवक भी कहा जाता है। अगला लक्षण, इसमें अलैंगिक जनन जो है कोनिडियम या चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु क्यों? क्योंकि ये नम स्थानों में पाए जाते हैं। रिलेटेड, बुक में नहीं लिखा है, याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। लैंगिक जनन युग्मक धानी संपर्क या चल युग्मक द्वारा होता है। यहाँ भी चल युग्मक यानी ऐसा युग्मक जिसमें फ्लैजिला तैरने के लिए पाया जाता है। फिर लैंगिक जनन के पश्चात इसमें इसको ऊ-स्पोर बनते हैं। ऊ-स्पोर अंकुरित होकर फिर नए कवक तंतु को जन्म देते हैं, अतः इसे ऊ-माइसिटीज भी कहा जाता है। गॉट इट? पूरा
पूरा आपको इतना समझ में आ गया क्लासिफिकेशन है फाइकोमाइसीटी। आगे हम पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसीटीज के जो सदस्य हैं इनसे होने वाले रोग। अब हम बढ़ते हैं फाइकोमाइसीटीज के सदस्य और उनसे होने वाले रोग। तो फाइकोमाइसीटीज के जो सदस्य हैं वो ज्यादातर पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और पौधों में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो अपन पढ़ेंगे कैसा रोग होता है, किसमें होता है, कौन सा सदस्य किसमें रोग फैलाता है। तो सबसे पहला इसमें जो इसका सदस्य है जिसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये जो है ये रोग उत्पन्न करता है आलू के पौधे में। आलू के पौधे में अंगमारी का रोग उत्पन्न करता है। अंगमारी यानी जितने भी आलू के पौधे के अंग हैं, जो तना है, पत्ती है, धीरे धीरे पत्ती में, फिर तना में, फिर आलू में नीचे चला जाता है। और इसके कारण पहले तो जो आलू की पत्ती है उस आलू की पत्ती में ऐसे काले सफेद से धब्बे दिखाई देते हैं, फिर ये धब्बे धीरे धीरे काले होने लगते हैं। इसके पश्चात ये जो बीमारी है धीरे धीरे पत्ती से नीचे नीचे पहुंचती है, और पत्ती में अंदर पहुंचने के पश्चात ये तनों में पहुंचती है। तनों में पहुंचने के पश्चात ये तनों से होती हुई, इसकी शाखा से होती हुई तनों में, और तनों से फिर ये नीचे जाती है। नीचे जाकर कहाँ जाती है? ये नीचे जाकर तनों से होते हुए, अपन को मालूम है कि आलू एक कंद है, तो तनों से होते हुए जो उगते हुए आलू है उनमें भी पहुंच जाती है, जिससे तना भी अंदर से काला रहता है। आलू भी यदि मिट्टी से निकाला जाएगा तो देखेंगे कि उसमें आलू के अंदर का हिस्सा काला है। मीन्स जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है ये कवक आलू की पत्ती में, तने में और आलू के कंद में ऐसा रोग उत्पन्न करती है जिससे पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं। पहले काले सफेद ऐसे धब्बे हो जाते हैं, फिर तना जो है अंदर से काला हो जाता है, और जो आलू उत्पन्न होता है वो भी अंदर से काले होते हैं, जहरीले होते हैं, खाने लायक नहीं होते। दूसरा जो इसका सदस्य है जो रोग उत्पन्न करता है वो है पीथियम डिब्रिएनम। दूसरा जो सदस्य है उसका नाम है पीथियम डिब्रिएनम। ये जो कवक है ये कवक ईख में यानी गन्ने में, गेहूं में, पपीते में, ये जो इस प्रकार के पौधे हैं इनमें जो रोग उत्पन्न करती है उसका नाम है बीजांकुरों की आद्रमारी। अब देखिए ये जब इसके बीज अंकुरित हो रहे होते हैं, बीजांकुरों की आद्रमारी ये रोग है। इसमें मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ आपको। ये आलू के पौधे में अंगमारी, और ये गेहूं पपीते बीजांकुरों में आद्रमारी का रोग उत्पन्न करते हैं। बीजांकुर क्या होते हैं? जब कोई बीज जमीन में लगाया जाता है और उसमें से अंकुर निकल रहा है, उसी समय ये क्या कर देते हैं? इसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई बीज जमीन में लगाया गया है और ये बीज जब अंकुरित होगा तो इसमें नीचे जड़ निकलती है और ऊपर क्या निकलती है? इसमें से पत्ती निकलती है। धीरे धीरे फिर इस बीज में से ये जड़ बड़ी होती जाती है, और जो तना निकलता है तने में से पत्तियां क्या होती जाती है? ऊपर बढ़ती जाती है। तो इसी समय ये कवक क्या करता है? ये बीज है, जड़ और बढ़ रही है, और ये जो है जो तना है जो बड़ा हो रहा था अब ये मुरझा जाता है, और मुरझाने के बाद धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है। तो चूंकि ये अंकुर के समय ही इस तरह का रोग उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? बीजांकुरों की आद्रमारी। कौन उत्पन्न करता है? ये पीथियम डिब्रिएनम। क्या नाम है इसका? पीथियम डिब्रिएनम।
फिर तीसरा सदस्य है फाइकोमाइसीटीज का जो रोग उत्पन्न करता है वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा। उसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये रोग उत्पन्न करता है श्वेत किट। कौन सा रोग उत्पन्न करता है ये? श्वेत किट। क्रूसीफेरी फैमिली। अभी क्रूसीफेरी जो फैमिली है इसमें कौन कौन आता है? जैसे मूली, गाजर, ये इस तरह के जो है जितने भी क्रॉस वाले फूल होते हैं जिनमें सरसों, ये सब क्रूसीफेरी फूल के अंतर्गत आती है। क्रूसीफेरी फूल में श्वेत किट रोग उत्पन्न करता है। श्वेत किट, किट का मतलब होता है धब्बे। श्वेत किट ये रोग उत्पन्न करता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली, आपने मूली की पत्तियां तो देखी होंगी, यदि सरसों का पौधा नहीं भी देखा तो मूली की पत्तियां तो आपने देखी ही होंगी। मूली की पत्ती कैसी दिखाई देती है? थोड़ी कटी कटी सी होती है और उसमें इस तरह से कटी फटी सी हमको दिखाई देती है और हर एक का शेप अलग अलग होता है। उसमें यदि ये रोग लगा हुआ है, कौन सा रोग? एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न श्वेत किट रोग है, तो इसके ऊपर हमको ऐसे सफेद सफेद से धब्बे दिखाई देंगे और छूने पर ज्यादा ये रोग हो जाता है तो हाथ में सफेद पाउडर भी आ जाता है। ऐसी पत्ती जिसमें ये रोग उत्पन्न हो चुका है, यदि हम इसको एक बार ऐसा आड़ा काटें, फिर एक बार और बाल के बराबर बिल्कुल इसका ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काटें और उसको हम सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा? हमको ये पत्ती का किनारा इस तरह से, ये इसकी एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस हमको कटी कटी दिखाई देगी और इसके अंदर जो पेरिसेड ऊतक होते हैं वो नीचे होंगे। यहाँ पर हमको इसके कोनिडियम दिखाई देंगे और ये कोनिडियम से ही रोग उत्पन्न हो, इससे बीजाणु उत्पन्न होंगे और बीजाणु उत्पन्न होंगे और वो बीजाणु धीरे धीरे कहाँ फैलेंगे? बाहर की ओर, और जो अन्य पत्तियां हैं उन पर भी जाकर उसके अंदर घुसेंगे और ये रोग उत्पन्न करेंगे। तो इसमें ये जो रचनाएं हमको दिखाई दे रही हैं ये क्या है? ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के कोनिडियम है। किसमें दिखाई देते हैं ये? क्रूसीफेरी फूल का ऐसा पौधा जिसमें इस कवक द्वारा श्वेत किट रोग उत्पन्न कर दिया गया है। उसका यदि हम ट्रांसफर सेक्शन काटे, उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये इस तरह से दिखाई देंगे कोनिडिया। ये कवक तंतु है और कवक तंतु का जो अग्र भाग है वो कोनिडियम में चेंज हो गया, जिससे और बीजाणु बनेंगे और आसपास की पत्तियों में फैलता जाएगा ये रोग। इससे भी उनकी फसल जो है पौधे की प्रभावित होती है। फिर अगला जो कैंडिडेट है जो रोग उत्पन्न करता है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये ग्रेमिनी कुल के जो ज्वार, बाजरा, ये ऐसे पौधे होते हैं, जो अनाज होता है वो सारे ग्रेमिनी कुल में आते हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ग्रेमिनी कुल के सदस्य होंगे, जैसे कि एक है बाजरा। बाजरा के पुष्पक्रम पर आक्रमण करता है। बाजरा के पुष्पक्रम में मृदु रोमेन आसिता रोग उत्पन्न करता है। मृदु रोमेन आसिता रोग उत्पन्न करता है, ये रोग है। इस रोग को ग्रीन ईयर रोग भी कहते हैं। ग्रीन ईयर रोग भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है? जो पुष्पक्रम है वैसे झुक जाता है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे पाउडर रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन उत्पन्न करता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। किसका सदस्य है ये? फाइकोमाइसीटीज या ओमाइसीटीज का। ये ग्रेमिनिकोला
ग्रेमिनी कुल के बाजरा के पुष्पक्रम में मृदु रोमिल आश्रिता रोग उत्पन्न करता है, जिससे पुष्पक्रम झुक जाता है, मुरझा जाता है, फिर उसमें फल नहीं लगते। इस रोग को ग्रीन ईयर रोग भी कहा जाता है। फिर लास्ट है इसमें जो रोग उत्पन्न करने वाला सदस्य है पेरिनोस्पोरा। पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका। पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका ये जो है ये किसमें रोग उत्पन्न करता है, क्या रोग उत्पन्न करता है? तो ये मटर के पौधे में, किसमें? मटर के पौधे, मटर के पुष्प व फल में, पुष्प व फल में मृदु रोमिल आश्रिता रोग उत्पन्न करता है। मृदु रोमिल आश्रिता रोग उत्पन्न करता है। इसमें इसका रोग ये है, इसका रोग ये है, इसे ग्रीन भी कहा जाता है। मृदु रोमिल आश्रिता में होता क्या है? इसमें मटर की फली में बीज नहीं होते। जो मटर की फली तो बनेगी, मटर की फली में बीज उत्पन्न नहीं होते। बीज उत्पन्न नहीं होते। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फाइटोमाइसीटीज के रोग उत्पन्न करने वाले सदस्य, पहला फाइटोप्थेरा एक्सिस्टेंस, ये आलू के पौधे में अंगवाणी रोग उत्पन्न करता है। आलू की पत्ती पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, तना और आलू में भी अंदर की तरफ काला हो जाता है और वो जहरीला होता है, खाने लायक नहीं होता। दूसरा सदस्य है इसका पीथियम डिब्रिएनम। पीथियम डिब्रिएनम ईख, गेहूं, पपीता, गन्ना, ये सब में बीजांकुरों की आर्द्रमारी रोग उत्पन्न करता है। बीजांकुरों की आर्द्रमारी रोग उत्पन्न करता है। इसमें जब बीज अंकुरित हो रहे होते हैं उसी समय में ये बीजांकुर नष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा पौधा उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला एल्ब्यूगो कैंडिडा, अगला सदस्य कौन सा है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये क्रूसीफेरी कुल में, क्रूसीफेरी कुल यानी जैसे मूली, गाजर, सरसों, आप देखना जिनकी पत्तियां थोड़ी खुरदुरी होती हैं, उनमें ये श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। उनकी पत्तियों में सफेद सफेद धब्बे पाउडर दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे फैलता है, पत्तियां नष्ट हो जाती है। यदि ऐसी पत्ती की काटी जाए तो उसमें हमको कोलेरियम दिखाई देते हैं। फाइटोमाइसीटीज का अगला सदस्य है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये बाजरा के पुष्पक्रम में ग्रेमिनी कुल है और इस कुल में अधिकतर अनाज आते हैं, एक बीज तो बाजरा, उसमें से बाजरा के पुष्पक्रम में मृदु रोमिल आश्रिता रोग उत्पन्न करता है। पुष्पक्रम मुरझा जाता है और इस रोग को ग्रीन ईयर रोग भी कहा जाता है। अगला सदस्य फाइटोमाइसीटीज का पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका। ये मटर के पुष्प और फल में मृदु रोमिल आश्रिता रोग उत्पन्न करता है, जिससे मटर की फली में बीज उत्पन्न नहीं होते। तो बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा जगत कवक का वर्गीकरण, फाइकोमाइसीटीज के लक्षण और फाइकोमाइसीटीज के वे सदस्य जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और बार बार वीडियो को देखें, ये दिमाग में बिल्कुल फिट बिठाएं। जो बुक में कई ऐसी चीजें नहीं रहती, लॉजिकल रूप से हम याद करने के लिए अपने दिमाग में फिट करते हैं, तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसा मिक्स हो जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ अलग सा रहने से हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, अब आज के जो हमने वीडियो बनाया उसके कुछ प्रश्न। तो प्रश्न पहला, जगत कवक को सर्वप्रथम किस लक्षण के आधार पर दो भागों में बांटा गया? अब मेरा दूसरा प्रश्न, जलीय कवक
किसे कहा जाता है? नाम बताइए। अगला, अपूर्ण कवक को किस वर्ग में रखा गया है? उसका नाम बताइए। मेरा अगला प्रश्न है कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कौन सा रोग उत्पन्न करता है? और मेरा अगला प्रश्न है कि पेरानोस्पोरा पैरासिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं देख रही हूँ आप बच्चे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं। आप देंगे तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है और आपको समझ में आया है। तो क्वेश्चन ये जो याद रखने लायक होते हैं वही मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ। ठीक है, तो उसके आंसर जरूर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अपन।